नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, लेकिन सभी राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इन राजनेताओं में जारी है और आम बात हो गई है विधानसभा चुनाव में शब्दों के वार चलाने की। दरअसल ये शब्दों के वार आने वाले वक्त में क्या रूप लेंगे, कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जिसने अपने विपक्ष पर शब्दों के बाण छोड़ने का कोई मौका छोड़ा हो। लेकिन इसके अलावा क्या कोई और चारा नहीं है? आखिर क्यों हो रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप? जी हाँ, चुनाव के दौरान शब्दों के वार पलटवार हो या ना हो, ये एक मुद्दा नहीं है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, ये शब्दावली किस तरह की होनी चाहिए, मुद्दा ये है। बिहार में ये आम बात हो गई है कि कौन सा दल किसको क्या कुछ कह रहा है, शब्दों के बाण किस तरह से चला रहा है और बिहार की जनता इन शब्दों को किस तरह से ले। लेकिन ये शब्द क्या बिहार में होने वाले चुनाव का जो दायरा है और जो दिशा है, क्या वो बदल सकती है? सवाल सबसे बड़ा ये है। बिहार चुनाव या शब्दों का महायुद्ध। शब्द भी ऐसे जो किसी बाण की तरह भेजते हो। हर पहला इसी फिराक में बैठा है कि कहीं शब्दों के वार का कोई मौका छूट न जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में जमकर वाद विवाद होने की संभावना थी, लेकिन ये वाद विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। बिहार में चुनाव प्रचार तेज होते ही नेताओं की बदजुबानी भी बढ़ती जा रही है। एक दिन पहले ही अमित शाह ने बेगूसराय रैली के दौरान लालू प्रसाद को चारा चोर कह दिया था, तो वहीं इसके जवाब में लालू ने चुनाव प्रचार के दौरान शाह को नरभक्षी बता दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी राजनेता ने अपने विपक्षी के खिलाफ आग उगली हो। इससे पहले भी बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए डीएनए पर सवाल उठाया था, तो नीतीश ने अपनी स्वाभिमान रैली के साथ डीएनए का सैंपल ही भेज दिया। नेताओं के ऐसे जहरीले बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब अभी पहले दौर का चुनाव भी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अगर चुनाव आयोग ने वक्त रहते लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में वाद विवाद का स्तर और गिर सकता है और बिहार में चुनाव की तपिश के और तेज हो जाने के बाद न जाने ये वाद विवाद किस स्तर तक जाएगा। वहीं दूसरी ओर वाद विवाद के साथ वादों का दौर भी जारी है। आज बीजेपी ने बिहार के वोटरों को रिझाने के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया। इसमें स्टूडेंट्स को लैपटॉप, दलित और महादलित परिवारों को टीवी, लड़कियों को स्कूटी, गरीब परिवारों के लिए हर साल धोती साड़ी देने की बात कही गई है। पटना के मौर्य होटल में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। इसे पार्टी ने बिहार विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है। इस मौके पर जेटली ने कहा कि जंगल राज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अब भी हैं, सिर्फ हीरो बदलने से कुछ नहीं बदलता। अब हर किसी को चुनाव की निर्णायक घड़ी का इंतजार है। वहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने पहले ही अपना चुनावी दांव खेलकर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बिहार की जनता के सामने रख दिया है। इस मैनिफेस्टो में बीजेपी को मात देने वाले केजरीवाल के मैनिफेस्टो की झलक दिखाई दी। नीतीश ने इस दौरान 7 सूत्र गिनाए थे। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े जैसी मूलभूत जरूरतों का वादा किया। लेकिन इस वक्त भी अपने वादों और इरादों से दूर होते हुए दोनों ही दल एक दूसरे की गलतियां गिनाने और शब्दों के वार पलटवार करते दिखे। किसी ने नीतीश से उनके पिछले कार्यों का हिसाब मांगा तो जवाब में नीतीश ने भी साल भर का हिसाब मांग डाला। दरअसल सवाल हिसाब का नहीं, सवाल वार और पलटवार का है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस वार पलटवार ने
जो स्तर चुन लिया है वो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। अब देखना यह होगा कि ये विधानसभा चुनाव आगे और क्या रंग दिखाता है। चैनल 1 न्यूज के लिए रणधीर कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, सवाल ये है कि क्या घोषणा पत्र को नाम दे देने से घोषणाएं बदल गई हैं? ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बातें अपने घोषणा पत्र में शामिल की गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिहार की जनता इस घोषणा पत्र पर कितना अपना जो भविष्य है वो देख रही है और किस तरह से इस पर विश्वास रख पाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं यशवीर सिंह, नेता समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ मौजूद हैं रामाधार शर्मा, नेता कांग्रेस, और शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पुष्प रंजन जी, क्या घोषणा पत्र का नाम बदल देने से घोषणाएं बदली हैं या क्या दिशा जो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की है वो बदल सकती है? आखिर क्या मंशा है बीजेपी की घोषणा पत्र को ये नाम देने की? देखिए, घोषणा पत्र या संकल्प पत्र, मैं गुजरात का भी संकल्प पत्र आज पढ़ रहा था जब चुनाव वहाँ विधानसभा के हुए थे जी, कि कितना बड़ी लंबी फहरिस्त वहाँ भी देखी थी। तो संकल्प काफी लिए जाते हैं, काफी घोषणाएं होती हैं। आप नीतीश कुमार की घोषणाएं और इनकी घोषणाएं दोनों को अगर मिला के देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी इस वक्त बिहार में दोनों घोषणा पत्रों में जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो है कि महंगाई का कोई इश्यू नहीं है, महंगाई के बारे में कोई बात नहीं हो रही कि दोनों ही दल। उसके बाद भाजपा का जो आज 50 सूत्री घोषणा पत्र मैंने पढ़ा, उसमें एक बड़ा उल्लेखनीय है एक घोषणा कि गंगा आरती वो कराएंगे, जहाँ जहाँ गंगा घाट है वहाँ गंगा आरती कराएंगे। ये क्या है? मतलब ये एक तरह का आप बिहार में किस तरह की दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? आप मदरसों के बारे में तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि या मुस्लिम आबादी जहाँ भी इबादत पढ़ी की जाती है, कुल मिलाकर वहां के लिए मतलब अगर ऐसे आप कैटेगरी बांट रहे हैं तो फिर ये आप ही की छवि को जो है वो क्या बनाकर दर्शा रहा है, ये सवाल है। और दूसरा कि टारगेट क्या है? यूथ के लिए इनका सबसे बड़ा टारगेट है। इसलिए एक तरह से घोषणा पत्र नहीं लग रहा है, जैसे घूस पत्र है। आप एक पार्टी का मैनिफेस्टो के जरिए मतदाताओं को घूस, एक लालच आप दिखाना चाहते हैं, गाजर बांधना चाहते हैं कि जी आप हमें, आपके साथ हम लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, 3% ब्याज पर आपको हम शिक्षा के लिए लोन आप लीजिए। वो तमाम घोषणाएं हो रही है। गांव में हम बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे 3 साल के भीतर। बिहार के कई सारे सूबे में, अभी लेटेस्ट में घूम के आया, देखा कई ऐसे सीमांचल से लेकर दूसरे कई इलाकों में रिपोर्टें भी हमें मिल रही हैं अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से जी। आज भी वही हालत है, सड़क जाम, बिजली नदारद, सड़कें टूटी फूटी, वो तमाम चीजें उसको कैसे आप दुरुस्त कर देंगे 3 साल के भीतर या 2 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर। और खुद अरुण जेटली आज इस तरह से घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उसमें चूंकि वित्त मंत्री हैं देश के, तो क्या फंड पोजीशन है? अब आप वाकई जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, जितने वादे कर रहे हैं, उसको क्या वित्त मंत्रालय वहन कर पाएगा? टैक्स पेयर्स इस देश के वहन कर पाएंगे? अगर बिहार जैसी घोषणाएं बाकी भी बंगाल, यूपी और तमाम जो राज्य में अब चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी ही क्या फिर आप वो भी तब भी वही करेंगे? और अगर आपकी सरकार नहीं बनी तब आप क्या करेंगे? ये घोषणाएं वापस कर लेंगे? ये प्रश्न है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के बीच हालांकि बीजेपी ने ये तमाम बातें कह दी हैं। यशवीर जी, कैसे देख रहे हैं आप इस घोषणा पत्र को? घोषणाएं पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में भी हुई थी, 15 लाख रुपया हर एक की जेब में आ जाएगा। राजस्थान की घोषणा की थी, स्कूटर मिलेगा वसुंधरा जी के उसमें। कितने लोगों को स्कूटर मिला मुझे मालूम है, मैं जाता रहता हूँ राजस्थान। कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आए। तो ये राजनीतिक आदमी इतना वो हो गया चालाक, गरीब आदमी को किस तरह मूर्ख बनाया जाए, ये एक राजनीतिक स्ट्रेटजी इस देश के नेताओं ने बना दी। यानी कि ये केवल एक बातें हैं, घोषणा पत्र में जितनी बातें कही गई हैं केवल बातें शामिल की गई। जैसे पुष्प रंजन जी ने भी कहा था, बखूबी बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से अगर आप चीजों को बांटेंगे, गलत स्कूटर कहाँ चलेंगे? जाहिर सी बात है, बिजली है नहीं, लैपटॉप कैसे बैटरी चार्ज होगी? रामाधार शर्मा, नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, हम लोग तो गांव को बिलोंग करते हैं। वहाँ की एक कहावत थी कि लोभियों की आबादी के बीच में ठग भूखे नहीं मरते। तो राजनीतिक दल ये जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो भी दल जारी कर रहा हो, आज भाजपा ने किया, कल आरजेडी वाले लोग करेंगे, फिर बाकी दल भी करेंगे, कांग्रेस भी करेंगे। और घूम फिर के तो ये सभी के घोषणा पत्र में लगभग एक जैसी ही बातें होंगी, सबके घोषणा पत्र में। और ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इस तरह की घोषणा पहली बार की है, इससे पहले भी हो चुकी है। लोकतंत्र के पर्वों को हम लोग अपने देश में 5 या 6 वर्ष में, एक आध राज्य में हम लोग 6 वर्ष में मनाते हैं, बाकी देश में हम लोग 5 वर्ष में मनाते हैं। तो ये जो हम लोग लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं, इस समय ये जनता के अंदर झूठ बोलने की एक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलों के बीच में चलती है, और इसका अगर 2%, 5% या 10% भी पूरा हो जाए तो अपना देश, अपने देशवासी लोग जो हैं वो सुखी हो जाएंगे। आज माननीय अरुण जेटली जी ने घोषणा पत्र जारी किया, और मैं देख रहा था, अभी आपके चैनल पर ही देखने का मौका मिला हमको, इनके पीछे में कत्था माफिया बैठा हुआ था। तो ऐसे लोगों को अपने पीछे बिठा के आप क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को? जाटव जी जवाब दीजिए। देखिए गीतांजलि जी, जो घोषणाएं आज बिहार में की गई हैं, ये वहाँ के स्तर को बताती है। ये जैसे साड़ी देने की बात कही है, गुजरात में ये बात नहीं कही जा सकती। आज बिहार की जो स्थिति है, उसको, जो वहाँ का जो समाज है, वहां तक उसका जो स्तर बढ़ाने के लिए ये इस तरीके के प्रयास किए जाने मजबूरी है कि वहाँ के लोगों को ये अभी मजबूरी अभी मजबूरी नसीब नहीं है क्या? ये नहीं, तमाम मोस्ट ऑब्जेक्शनेबल बात आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप बिहार, इसका मतलब है कि बिहार के बारे में आप जानते ही नहीं है। वहाँ के लोग में जाएंगे, नहीं, रिमोट एरिया छोड़िए ना, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, 60 वर्ष मेरा उम्र है, 60 में मेरा 58 साल बिहार में बीता है। अब कह रहे हैं वहाँ कपड़ा ये जो धोती देने की बात है, किसको, क्या अमीर महिला को देने की बात कही गई? किसी को भी बात कही गई है, तो कपड़ा ये देने की आवश्यकता नहीं है किसी को। और ये निगेटिव होगा, ये अपना निगेटिव को दिया जाना है, आज बहुत परिवार को दिया जाना है, जहां पर अभी तक वो टीवी नहीं पहुंच पाया। नहीं, इतने प्रयासों के बावजूद वो उस बच्चे तक वो लैपटॉप पहुंचाना जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं बन पाई है अभी तक, उसको अगर ये सुविधा मिल जाती है, लैपटॉप और ये सारे काम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी घोषणाएं की, और कुछ एक लोगों को उन्होंने लैपटॉप बांटे। हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट तरीके से हर एक जरूरतमंद तक ये जो, लेकिन जाटव जी सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को फॉलो कर रही है क्या भाजपा? ये जाटव जी सवाल ये है कि वहां पर जिस चीज की जरूरत है, जो जड़ों में जो कमी है बिहार की जनता के लिए, जो बिहार में कमी है, उसको सही करने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। क्या कमी? शिक्षा का स्तर अगर आप कह रहे हैं कमी बहुत है, नहीं तो आप मुझे बताएं बिहार में है क्या? बिहार की जनता आज भी दूसरे राज्यों में कमाने के लिए पहुंच रही है। बिहार की जनता के लिए कमी है क्या? मैं बता रहा हूं, क्या कहा है, मैं बता रहा हूं, क्या कहा है, अभी मैं बता रहा हूं। बिहार एकदम क्या चाहिए बिहार में जी। और जाटव जी अगर आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए कमी क्या है, तो विकास ही तो आप मुद्दा बना के चल रहे हैं। विकास की तो कमी है बिहार की जनता की। पूछना चाह रहा हूँ बिहार की जनता क्या कमी है, बिहार की क्योंकि अभी जब मैंने कहा, जब मैंने तो मैं अभी वही बात कर रहा हूँ, आप विकास क्या कहा आपसे, मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर बिहार को डेवलप करने के लिए भारत सरकार को भाड़ा समानीकरण की नीति पर अपना बयान आज वित्त मंत्री को देना चाहिए था। भाड़ा समानीकरण के हो जाने, हम लोगों को कोल लिंकेज भाड़ा समानीकरण जो है वो उसका लाभ किसको मिलेगा? अब आप नहीं, हमको आप जो पर्टिकुलर आपने एक वर्ग को आप उठाने की बात कर रहे हैं, और जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उस तक वो सुविधा ना पहुंचे। आप लोग कब तक ये षड्यंत्र करते रहेंगे कि निचले स्तर के लोगों को कुछ ना पहुंच पाए? जाटव जी क्या आप ये मानते हैं कि दलित और महादलितों में ही गरीबी है, बाकी बिहार में सब कुछ सामान्य है? उन्होंने ये जो घोषणाएं हैं, घोषणाएं जो है वो गरीबों के लिए हुई है। आप दलितों और महादलितों को आगे करके क्यों चल रहे हैं? ये घोषणाएं जो हुई है वो गरीबों के लिए हुई है गीतांजलि जी। ये घोषणाएं जो है किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं हुई हैं, ये गरीबों के लिए घोषणाएं हुई हैं। वो धोती जो वितरित की जाएगी वो गरीबों को वितरित की जाएगी। आज स्थिति वहां पर जो है, अभी जैसे इन्होंने मुझे टोका,
आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं जहां पर एक धोती में जो है यानी कि आप ये कहना चाहते हैं वो गुजारा कर रहे हैं। एक भी परिवार ऐसा नहीं गुमराह है मत जहां करो, एक आप धोती- लोगों का नहीं, कांग्रेस का नहीं, काम ही गुमराह करना है। जी, वो मैं मानने को तैयार नहीं। मैं जाटव क्या जी, यानी कि आप बिहार का मानेंगे? कोई आपका तो बिगड़ा बिहार हुआ का सिस्टम कोई है। आदमी इस जी। बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि वो एक धोती में गुजारा जाटव करता जी, है। यानी कि आप ऐसी ये स्थिति कहना नहीं चाहते हैं हो कि सकता बिहार है। की आप जहां जनता- से हो वहां ये स्थिति हो, बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। जाटव जी, ये कहना बिहार चाहते में हैं कि शिक्षा, बिहार में- देखिए शिक्षा, बिजली की स्थिति केंद्र सरकार ने, विभिन्न सरकारों ने, हमारे दल की भी सरकार रही, विभिन्न केंद्र सरकारों ने बिहार को बिजली के मामले में नेग्लेक्ट करके रखा है। हमारे यहाँ विद्युत की स्थिति बड़ी गंभीर है। 1990 के बाद से हमारे यहाँ शिक्षा में डिटोरिएट हुआ है, एजुकेशन हमारा डिटोरिएट हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट होने से जो सक्षम परिवार के लोग थे वो लोग वहां से माइग्रेट कर गए, वो लोग बड़े शहरों की ओर चले गए। तो अब वहां पे थोड़ा शिक्षा और चिकित्सा, इन दो चीजों की भरपूर आवश्यकता है। सड़क हमारे यहाँ अब हो गया है, बिजली का व्यवस्था आप दे देंगे तो इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ आ जाएंगी। थोड़े छोटे छोटे उद्योग धंधे हमारे यहाँ कृषि बेस्ड पहले से लगे हुए हैं, 90 के पहले लगे हुए थे। वो सारे उद्योग जो बंद पड़े हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार को पैकेज देना चाहिए। आज वित्त मंत्री वहां घोषणा कर रहे थे बिहार में 28 चीनी मिलें बंद हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने का अगर घोषणा करते तो ये ज्यादा उपयुक्त होता, धोती साड़ी टीवी स्कूटी देने से। क्योंकि एक चीनी मिल जो है, मैं आपको बता दूं गीतांजलि जी, एक चीनी मिल मोटा मोटी 50,000 लोगों को फीड करता है। जाटव जी, ये नौबती क्यों है कि ये सामान आपको वितरित करना पड़े? आप बिहार की जनता को इतना सक्षम क्यों नहीं बना रहे हैं कि बिहार की जनता किसी पर निर्भर ना रहे इन सब बातों के लिए? आप कह रहे हैं वहां पर ये जरूरत है। बिहार दुर्भाग्य झेल रहा है काफी समय से, तो आप और उसे सौभाग्य आने में वाला बदल टाइम देंगे। आने आप वाला वहां टाइम सत्ता जो में है गठबंधन में मौजूद थे, आप सौभाग्य में तब क्यों नहीं बदला? उसमें भी आज आप बिहार की बता रहा जनता हूं, के लिए उसमें स्थितियां तमाम सुध तरह रही की हैं, बातें कर रहे उसमें हैं, लेकिन स्थितियां उस वक्त सुध आपने रही ये हैं। बातें क्यों नहीं सोची? गीतांजलि जी, अगर उसमें विकास स्थितियां होना सुध रही चाहिए था हैं। तो वहीं से शुरू हो जाना चाहिए था और अभी तक 80% विकास हो जाना चाहिए था। एक दिन में स्थिति नहीं सुधरती है। एक दिन में स्थिति सुधार कौन सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर तो आप ये कहते हैं एक दिन अब में मैं बताता हूं, 7 वर्षों के शासनकाल में वहां पर सत्ता में मौजूद थे, आपने बिहार की जनता के लिए, विकास के लिए कितने काम किए? पुष्परंजन जी, ये बातें तमाम यही नहीं दर्शा रही है कि बीजेपी जो सत्ता में उस वक्त मौजूद थी अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है अब नए सिरे से बिहार का उदय होगा, नए सिरे से हम बिहार की जनता के लिए कुछ करेंगे। बिहार की जनता पूछ सकती है कि जब आप वहां सत्ता में बैठे थे तब आपने हमारे लिए ये सब क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोचा? मैं दरअसल रामाधार शर्मा जी की बात भी सुन रहा था और जाटव जी को भी सुन रहा था। जाटव जी की बात से मुझे काफ़ी मेरा ज्ञान भी बढ़ा है कि बिहार में जितने भी गरीब परिवार हैं या दलित परिवार हैं, महादलित परिवार हैं, साड़ी कपड़ा उनको नसीब नहीं है। मतलब ये कॉन्सेप्ट बना दिया आपने। मुझे लगता है कल्पना की दुनिया में एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है। जितने नहीं, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की महिला आंचल से प्रभावित दिख रहे हैं। मतलब वो किस जमाने में लिखा गया था, जब हम लोग बहुत बच्चे थे तब भी शायद उससे और पहले 1958 में महिला आंचल प्रकाशित हुई थी। मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी तब। तो खैर वो अलग बात है। यहाँ तो सवाल है कि उस ग्राउंड रियलिटी को जानने की जरूरत है। आप अपने संकल्प में जितने भी नेता हैं, अपने संकल्प में ये क्यों नहीं लिखते हैं कि हमारे जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, उनका इलाज बिहार के सरकारी अस्पतालों में ही होगा, हम उसमें नहीं जाएंगे, अपोलो में नहीं जाएंगे या कोई बहुत बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में नहीं जाएंगे, हम जब जाएंगे सरकारी अस्पताल में जाएंगे। देखिए कैसे दशा उसकी ठीक हो जाती है। मोदी जी गए थे बिहार, तब उन्होंने कहा था चीनी मिल को हम ठीक कर देंगे, उसको वापस लाएंगे। सुगौली चीनी मिल को सबसे पहले टारगेट में रखा गया था कि हम सुगौली चीनी मिल को फिर से चालू कराएंगे। आज तक उसकी स्थिति को नहीं सुधार पाए ये लोग। तो सिर्फ आप बयान इनके कृषि मंत्री के चुनाव संकल्प कर दीजिए, क्योंकि कृषि मंत्री उसी जिले से आते हैं जहां से मतलब सुगौली चीनी मिल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप उस ग्राउंड रियलिटी को ठीक करना नहीं चाहते हैं। अभी भी वहां से गुजरात में जो नौ निर्माण हो रहा है या गुजरात में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिहारी लेबर अगर वहां से छोड़ दें तो पता नहीं क्या हो। और भी कई सारे सूबे, पंजाब है, हरियाणा है, इस दिल्ली की बात हम ले लें, तो आप इंडस्ट्री को वहां क्यों नहीं ठीक करें? जो रामाधार शर्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। जनता को अपने विकास के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। आप गंगा आरती कराइए, क्या कर लेंगे साहब? आप बिल्कुल बिल्कुल बड़ा सवाल, बिल्कुल आप गंगा आरती और स्कूटी और ये देंगे, क्या कर लेंगे? इसमें एक बात स्कूटी के लिए पेट्रोल तो नहीं देंगे ना, यहाँ पर भाजपा स्कूटी के लिए पेट्रोल तो नहीं देंगे आप। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुष्परंजन जी अब सुने,
जहां जहां पर भाजपा का शासन है उन सभी प्रदेशों में इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे बढ़िया डेवलप इस वक्त। अभी आप उदाहरण देना चाहेंगे? देखिए बिहार इतना बिगड़ा हुआ है कि उसको सुधरने में टाइम लगेगा। नहीं, और अब आने वाले देखिए दोनों दलों में हमारी सरकार मैं आपको भी कह रहा हूँ और बेहतर तरीके से बन पाएगा। इतना बिगड़ा हुआ वहां पर कांग्रेस का शासन रहा है और जिस तरीके कांग्रेस का शासन गए हुए 25 साल हो चुका। उसके बाद जाटव जी जिस समय आप युवावस्था में होंगे, बिगाड़ा हुआ तो तभी का है। एक टाइम था 25 वर्ष बीत गए, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी, गड्ढों में सड़क ढूंढने का समय भूल गए। एक टाइम ऐसा था जिस वक्त मैं अभी मैं जाटव जी को एक गीतांजलि जी के बाद में गीतांजलि जी मैं एक बात कहना चाहूंगा जाटव जी को। मैं अभी सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, आज के डेट में कोई किसी को धमकाएगा तो वही की भोजपुरी भाषा में धमका करके ये दिखाता है कि मैं डॉन। उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास और बिल्कुल जानूंगी आपसे वो सवाल जो बिहार की जनता की जबान पर आज भी पड़े और बिहार की जनता पूछ रही है कि जिस विकास को मुद्दा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है वो विकास आखिर है कहां? अभी तक बिहार की जनता उससे नदारद क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। यहाँ लगातार चर्चा हो रही है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की, और चर्चा हो रही है उन सभी राजनीतिक दलों की जो अब इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। न केवल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी ऐसे कर रहे हैं जैसे शायद इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, परिचय करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद हैं रश्मीर सिंह, नेता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ मौजूद हैं रामाधार शर्मा, नेता कांग्रेस, और शांत प्रकाश जाटव, नेता बीजेपी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। पुष्प रंजन जी, ब्रेक से पहले हम लगातार चर्चा कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें कही गई हैं, जिसे अब नाम बदल दिया गया है, जिसे एक नाम दे दिया गया है,
लेकिन बातें वो हैं जो शायद अगर नहीं भी हो तो भी सभी को पता है कि कुछ ना कुछ इसी तरह के वादे हमारे लिए होंगे। लैपटॉप, टीवी, कपड़ा, रोटी, इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन विकास को एजेंडा बनाकर तमाम राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं, या विकास कहीं नजर नहीं आया इस मैनिफेस्टो में? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था कि विकास की चर्चा मैनिफेस्टो में जो 50 सूत्र हैं, 50 सूत्र में मुश्किल से 5-6 ऐसे बिंदु हैं जिस बिंदु पे विकास की थोड़ी बहुत बातचीत की, जबकि इसका प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए था। और दोनों दलों में देखिए, बिहार में जो अड़चन, जो तमाम चीजें हैं, क्या क्या क्राइम फ्री स्टेट आप उसकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। दोनों ही दल, दोनों ही जो बीजेपी या उसके विपक्ष में। एक और बड़ा जो बयान चलते हैं तो उस बयान पर गौर कीजिएगा तो एक तरह से बिहार की छवि बनाते हैं कुछ नेता। पप्पू यादव का बयान सुन रहा था, शिक्षा के बारे में जो बयान उन्होंने अभी दिया है, थोड़ी शर्म आती है उस तरह के बयान को। एक नेता जो संसद में भी रह चुका है, उसकी अभी भी सांसद हैं, उनकी पत्नी भी सांसद हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि कुत्ता भी नहीं पढ़ सकता है, जिस तरह के शिक्षक हैं अभी। आप पूरे शिक्षक समाज को, क्या सारे शिक्षक उस तरह से हैं जिनकी नियुक्ति वहां बिहार में हुई है? और है तो आप उसे सुधारने के लिए संकल्प क्यों नहीं लेते हैं? ये दोनों पार्टियां जब आमने सामने हैं, या और भी लोग जो राजनीति में हैं, वो क्यों नहीं संकल्प लेते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, इस स्कूल को सुधारिए ताकि उनकी दशा सुधरे। जी, जाहिर सी बात। और ठीक वैसे ही यहाँ भी छद्म हुआ था। जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इतना सुधार देंगे कि जरूरत नहीं है पब्लिक स्कूल में जाने के लिए, हमारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। लेकिन उस हवाई बात नहीं थी। ठीक उसी तरह से बिहार में भी वो हो रहा है, जिस तरह से कि आपने घोषणा की है, आप बुनियादी जरूरतों को कैसे नहीं ठीक कर सकते, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? अभी भी पटना में जो बड़े नर्सिंग होम है, वहां पर एक तरह से इंडस्ट्री चल रहा है। वहां पर भी गांव गरीब लोग जाते हैं इलाज कराने। मतलब कि वहाँ जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, अननेसेसरी उनके सारे टेस्ट होते हैं और लुट जाता है वो गरीब। आप सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में ये तो कॉम्पिटिशन हो गया ना। नीतीश कहते हैं साइकिल दूंगा, आप कहते हैं स्कूटी देंगे। नहीं, स्कूटी देंगे, पेट्रोल कहाँ से है? वो जो सक्षम कुल मिलाकर विकास की और ध्यान देने की जरूरत है, और विकास इस मैनिफेस्टो में से गायब सा लग रहा है। यशवीर जी, सबसे जरूरी विकास में सड़क का योगदान। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि कृषि की उन्नति भी उसी राज्य में सबसे ज्यादा हुई, हिंदुस्तान के बारे में कहा, जहां ग्रामीण सड़कें अच्छी हैं। खासतौर से पंजाब का उदाहरण दिया जाता है कि पंजाब की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि वहां की ग्रामीण सड़कें सबसे अच्छी हैं, वरना वैसी जमीन है। और अपर गंगोत्री प्लेन जो गंगा जमुना जो हमारा इलाका है, ये पंजाब से ज्यादा बेहतर है, लेकिन सड़कों के अभाव के चलते बहुत सारे विकास रुक जाते हैं। शिक्षा भी उससे जुड़ी, बच्चों को जाने के रास्ते नहीं है, दूर दराज स्कूल में जाना है, सरकारी अफसर जाता नहीं, सड़कों का अभाव है। कुल मिलाकर बेस जो है उसे मजबूत करने की जरूरत है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार जैसे राज्य में, या जो राज्य थोड़े अभी पिछड़े हैं, उनमें सड़कों की प्राथमिकता सबसे आवश्यक है। न वहाँ स्कूटर चल पाएंगे, ना बिजली नहीं है तो लैपटॉप की बैटरी रिचार्ज नहीं होगी। इसलिए हमको बहुत सोच समझकर इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी कि शायद बीजेपी अपना कोई ऐसा, चूंकि विकास में दोबारा वही कहूंगी, विकास को मुद्दा बनाकर चल रही है, तो शायद हो सकता है कि बिहार की जनता को भी आप जो बदलाव चाहती है, उन्हें भी उम्मीद हो कि शायद बीजेपी उनके लिए कुछ बहुत बेहतर लेकर आएगी जो शायद अन्य राजनीतिक दल नहीं लेकर आएंगे। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता सा है। कांग्रेस नेता रामाधर शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामाधर जी, ये उम्मीद जता रही थी बिहार की जनता कि शायद बीजेपी के पास कुछ अलग होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अभी और भी राजनीतिक दल बाकी हैं जिन्हें घोषणा पत्र जारी करना है, क्या कहेंगे आप? क्या खास महत्वपूर्ण बातें आप सोचें? बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। वहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, ये बड़े अफसोस की बात है। और दिल्ली में भी कभी हम लोग सुनते थे, या आज भी कभी कभी सुनने को मिल जाता है, रिक्शे वाले को लोग बिहारी कहते हैं। लोग भूल जाते हैं कि वो चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है। इस बात को लोग भूल गए हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पटना में हुई। मैं पटना साइंस कॉलेज का विद्यार्थी रहा, बॉटनी मेरा सब्जेक्ट था। देखिए, गंगा बेसिन में जितनी जमीनें हैं, जितनी उपजाऊ भूमि हिंदुस्तान के पास है, उसमें सबसे उपजाऊ भूमि, अभी युद्धवीर जी ने कहा, वो गंगा बेसिन की भूमि है। लेकिन उन जमीनों में भी अगर पानी नहीं मिलेगा तो कहाँ से फसल आएगा बाहर? तो सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है वहाँ। उसके बाद वहाँ पे 68 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पूरे बिहार में हुई है, जिसमें सारे के सारे लगभग 90% उद्योग उसमें बंद पड़े हैं आज के दिन में।
ये इनके बाद HD देवगौड़ा जी के सरकार के जमाने में कुछ बैंकों ने ऐसा निर्णय लिया था एडवांस पर कि जिसका दुष्प्रभाव पड़ा और सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। आज के दिन में रोजगार नैनो और टाटा की फैक्ट्री से नहीं मिलेगा। अगर टाटा की फैक्ट्री से बेरोजगारी दूर होती तो अखंड बिहार में ही उसका फैक्ट्री सबसे टिस्को टेल्को दोनों बिहार में ही था। आज झारखंड में भले ही हो गया हो लेकिन अखंड बिहार में था, लेकिन बेरोजगारी दूर नहीं हुई। बेरोजगारी दूर होगा लघु और कुटीर उद्योगों से, चूंकि हमारे पास आबादी का बहुत बड़ा बोझ है, 125 करोड़ लोगों की आबादी है। तो जो उम्मीद बीजेपी ने तो पूरी यहाँ नहीं पे की है वो इन यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए लिए यूनिट्स को रिवाइव करने के लिए वित्त मंत्री को एक पैक घोषणा करना था कि यहाँ जो एग्जिस्टिंग उद्योग है, जो लोग उद्योग चलाना चाहते हैं उन लोगों को हम फिर से पैकेज देके उन उद्योगों को हम रिस्टोर कराएंगे। नैनो को आप 40,000 करोड़ दे दीजिए, 60,000 करोड़ आपने टाटा को दे दिया, क्या फर्क पड़ गया? आज तो गुजरात में उसकी फैक्ट्री बंद पड़ी है। मैं फिर वही पूछूंगी कि बिहार की जनता को जो इस मैनिफेस्टो से निराशा हाथ लगी है, क्या उस निराशा को आशा में आप बदल पाएंगे? सभी दलों के मैनिफेस्टो से वोटरों में निराशा है और इस बार बिहार में हमको लगता है कि 10% से ज्यादा नाटो या नाटो बटन जो है उसका प्रयोग होगा। सभी दलों से निराशा है, सभी गठबंधन से वहां की जनता निराश है, सभी झूठ बोलते हैं, सभी माफियाओं को अपने साथ लटक जाएगा फिर से। बिल्कुल, बिहार का विकास तो ये अगले 2-3 साल फिर अधर में रहेगा लटका हुआ। क्योंकि बीजेपी वाले भी कुछ नहीं करेंगे, नीतीश क्या कर पाए हैं वो भी हम लोग देख ही रहे हैं। अब नीतीश कहते हैं कि 7 वर्षों तक भाजपा साथ था तो हमको डेवलपमेंट नहीं करने दिया। भाजपा कहती है कि मैं 7 वर्ष नीतीश के साथ था तो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट बंद हो गया। लेकिन नीतीश के साथ तो महागठबंधन में आप भी हैं। तो हम महागठबंधन में हैं। बिहार में हमारे दल के आला कमान ने हम सब लोगों के राय को नजरअंदाज करते हुए इस गठबंधन में शामिल होने का मन बनाया। इससे कांग्रेस को नुकसान के अलावे और कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है और प्रदेश की जनता को भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है। पुष्परंजन जी कैसे देख रहे हैं? आप क्या रामाधार जी इसके खिलाफ फिर? मैं अपना इस्तीफा 2 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को समर्पित कर चुका हूं। हमें इंतजार करने को कहा गया है। और आप क्या इससे सहमत हैं कि इस ऐसे मौके पर राहुल गांधी को कम से कम बिहार में रहना चाहिए था, उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था? आपका क्या व्यू है? ये तो पार्टी छोड़ चुके हैं ना। मैं राजनीति पिछले लगभग 36 सालों से कर रहा हूँ। 36 साल से 1977 में, मैं नाम नहीं लूंगा, अब वो दिवंगत हैं, बीजेपी के उस जमाने के सबसे बड़े लीडर को देश भर में जब कांग्रेस हार गई थी तब मैं उनको पहली मर्तबा हराया था। और तब से उसके बाद से मैं चुनाव जीतता भी रहा हूं, हारता भी रहा हूं। ये सारी बातें चलती रहती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे मैं अपनी टिप्पणी बेबाक रखता हूं, चाहे अध्यक्ष के पास रखना हो या उपाध्यक्ष के पास रखना हो। 14 मई को अंतिम किसान रैली आयोजित कराने के बाद हमने छुट्टी ले ली थी। हमने कहा कि एटीट्यूड पार्टी का अब धीरे धीरे उसी तरह का हो रहा है जैसा भाजपा का है। तो मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा महसूस कर रहा हूं कि प्रॉब्लम में जिस तरह का आकलन आप कर रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल हो सकती हैं? क्योंकि 40 सीटों पर जिस तरह 41 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, जिसमें 40 सीटों पे उम्मीदवार का घोषणा हो गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र का टिकट अभी क्लियर नहीं, अभी रोक के रखा गया है। नहीं तो आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि जिस तरह से देखिए बिहार का चुनाव का मैं यहाँ पे जो विश्लेषण देने जा रहा हूँ, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड किसी दल के हिसाब से ऐसा कांग्रेस को लेके कांग्रेस के अभी 5 विधायक हैं। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट होगा कांग्रेस के फेवर में तो 10 सीटें कांग्रेस जीतेंगी और नहीं तो यानी कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करने जा रही है। देखिए वहां पे चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, जो गठबंधन चुनाव जीतेगा वहां उसको मैसिव मेजोरिटी आएगा और जो हारेगा उसको 60 के आसपास सीटें आएंगी। ये ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे मैं आज कह रहा हूं। एनडीए गठबंधन को हो सकता है 60 सीटें आए या लालू नीतीश के कांग्रेस के महागठबंधन को 60 सीटें आए। रिजल्ट बीच बीच में इस बार बिहार की जनता किसी को छोड़। चलिए जाटव जी कैसे देख रहे हैं ये आकलन? आप अभी यही बैठे बैठे हो गया, चुनाव भी नहीं हुआ। देखिए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि भाषा शैली सब चीजों का एक अलग अंदाज रहता है। मैं इससे पहले एक बात कहूंगा, जैसे अभी शर्मा जी ने ही कहा कि 90 के दशक के आसपास जिस वक्त जो इंडस्ट्रीज जो थी वो जिस तरीके से बंद हुई, वो बंद कराने के पीछे भी कांग्रेस का ही सबसे बड़ा हाथ था। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो जिस तरीके से ये उगाही किया करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से भागा
उसको नहीं दादागिरी, भागा। अब वो उसका कारण भी मैं बता देता हूं। दादागिरी जो है वहां नहीं, से नहीं, 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 गलत नहीं, तरीके से नहीं, उनसे नहीं, उगाही नहीं, करना है, और इस कारण से इंडस्ट्री वहां की बंद हुई। पॉइंट्स पे आइए। पॉइंट इंडस्ट्री इसलिए बंद हुई हाँ। क्योंकि चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी और देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। उसके बाद जो सरकार आई, उस सरकार ने क्रेडिट एक्सक्वीज इंपोज किया। क्रेडिट एक्सक्वीज को इंपोज करने के समय कहा गया था कि ये 3 महीनों तक रहेगा, लेकिन वो कंटिन्यू कर गया 4 वर्षों तक। छोटी इंडस्ट्री इसलिए देखिए साहब, ये जो आपने बात कही है वो कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने जो वहां पर जो जिस तरीके से गलत तरीके से उगाही की, और उसके बाद जो हमारे जो लालू प्रसाद, तो भाजपा के लोग, लालू प्रसाद, अरे साहब आपके ऊपर तो फिल्में बनी हुई हैं, हमारा तो कोई बात ही नहीं है, आपके तो फिल्में बनी हुई हैं। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव उन्होंने जो वहां पे हालात पैदा किए, और आज ये देखिए कि आज लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार वो करोड़पति है और उनका कोई व्यापार नहीं है। तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? 100 गाय का डेयरी है, कहाँ से पैसा आ रहा है? 100 गायों की डेयरी है, 100 गायों की डेयरी, चलो 500 गाय की डेयरी हम भी खुलवाते हैं, मालूम पड़ेगी इतना पैसा आ जाए। तो देखो कहाँ से आ रहा है ये सब चीजें। तो ये सब भ्रष्टाचार की जननी नहीं है। हमारी चर्चा है वो इस विधानसभा चुनाव को लेकर है, विकास के मुद्दे को लेकर है, और साथ साथ उस घोषणा पत्र को लेकर है जो आज। और दूसरा, अभी जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस की वहां पर 10 सीटें आने वाली हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। जी चलिए, ये आपका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कांग्रेस तो मेरे ख्याल से अपनी जीत को लेकर कांग्रेस तो बिहार में छोटा पार्टनर है सबसे। लड़ना आपको लालू नीतीश से है, लेकिन डंडा लेके कांग्रेस के पीछे पड़े हैं। यही भाजपा के लिए फैटल होगा पूरे देश में। चलिए, लेकिन ये जो भाषा शैली है, मैं इस पर भी आना चाहूंगी। किस तरह की भाषा शैली का उपयोग होने लगा है? पुष्परंजन जी, जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल है, हम अपने यहीं पर स्टूडियो में कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के कई बड़े लीडर, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेश जाते हैं तो वो कई बातें ऐसी बोल जाते हैं जिससे उनका विरोध होने लगता है। लेकिन ये भाषा शैली कैसी होती चली जा रही है? कहीं जंगल राज कहा जाता है, तमाम तरह की बातें हैं। कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है, चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो भाषा है उस पर संयम रखकर तो आप बातचीत कर सकते हैं। देखिए, आज जो ताजा जो बयान हम लोगों ने सुना, उसे देख के लग रहा है कि अभी और भी गंदगी फैलनी है, कीचड़ अभी और नीचे और भी नीचे जाएंगे लोग। और चुनाव आयोग की स्थिति ऐसी हो गई है जो बिना ऐसे रेफरी की जैसी स्थिति हो गई, जो कोई सजा नहीं दे सकता है, किसी को रोक नहीं सकता है। वो पूरा ऐसा मैदान हो गया है कि कोई किसी पे कुछ फेंक रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग मैं एक बात बता रहा हूं, चेतावनी दी। मैं एक यहाँ पर एक लाइन, एक पॉइंट देना चाहूंगा। देखिए, बिहार में अभी मैं 3 दिन पहले था बिहार में, कुछ 12-13 जिलों का दौरा करके मैं लौटा हूँ। 12-13 जिलों के दौरों के क्रम में कम से कम 40 जगहों पे मेरे गाड़ी की तलाशी ली गई, और सब कुछ लोगों को हथियार, रुपए, पैसे, जो चुनाव में दुरुपयोग होने वाली और सामग्रियां हैं, उन लोगों का नाम लेना इस चैनल पे उचित नहीं है, उन सारी चीजों की तलाशी करके चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ईमानदारी और बहुत सलीके से कर रहा है। इसके लिए वो लोग बधाई के पात्र। नहीं शर्मा जी, मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूँ। चुनाव आयोग इस पक्ष पे ध्यान नहीं दे पाया कि शब्दों के प्रक्षेपास्त्र भी बुलाए ना, और उसे रोकने के लिए नहीं दर्ज हुआ है ना, लेकिन लालू जी ने ये कहा कि हम तो बोलेंगे ही, हम रुकेंगे नहीं, हम आरक्षण पे बोलेंगे ही। और ये भी कहा है किसी को फांसी पर चढ़ाना तो भी फांसी पर चढ़ा दे। यानी कि आपको डर नहीं है किसी चीज का, आपको किसी चीज उस मर्यादा का पालन नहीं करना चाहते। मुकदमों का फैसला होने में मेरा मतलब ये है कि चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए था गंभीरता से। वही वो कह रहे हैं कि ये जो शब्दों के बाण चलेंगे, इससे गंदगी फैलेगी, इससे कुछ भी हो सकता है, और भी माहौल गंदा होगा, इससे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं? गोली से ज्यादा बोली चल रही है। बिल्कुल। गोली तो नहीं चलेगी बिहार चुनाव में। चलिए, ये गोली भी गोली से कम नहीं है मेरे ख्याल से। उससे कुछ भी हो सकता है। जो इतना विद्रोह उत्पन्न कर दे, वो गोली भी गोली से कम नहीं। बिल्कुल जी यशवीर जी। ना तो लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं, ना उनका चुनाव रद्द कर सकता चुनाव। तो यानी कुल मिला के बात सही है ना, ये फ्री स्टाइलर है। चुनाव लड़ने पे वैसे भी प्रतिबंधित है वो, और जेल से वो डरते नहीं, जेल से वो डरते नहीं है। दोनों की यही 950 करोड़ रुपए दोनों लोगों की जेल से है ना।
ये इस तरह से नूरा कोश्ती तो सही नहीं है ना। बॉदर करने वाला नहीं, कुछ भी कहते रहेंगे। नहीं यशवीर जी, तो मैं वही बात कर रही हूँ ना कि इस पर कार्यकर्ता- कहीं एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप चुनाव आयोग करना है। पार्टी को नेता को प्रतिबंधित करे, प्रतिबंधित चुनाव आयोग उनके कार्यकर्ता कुल को मिलाकर उनके अपना कैंडिडेट कड़ा- को प्रतिबंधित बिल्कुल, करे। बिल्कुल। उन्हीं को कहे कि आप यहाँ भाषण नहीं देंगे, आप यहाँ घूमेंगे नहीं। नहीं कुछ ज्यादा में नहीं है। कुछ भी ऐसे एक रास्ता निकालें जिससे Yes. कम से कम भाषा और देखिएगा कि गीतांजलि जी, आज चुनाव इन्हें एक डर हो कि हम कुछ भी कहेंगे तो शायद हमारे लिए ये दिक्कत हो सकती है। नहीं, चुनाव नहीं, गीतांजलि जी, एक समय आने वाला है, इसकी शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनावों के दरमियान नरेंद्र मोदी जी ने किया था इस समय- और उसी को आगे लोग, उस परंपरा को लोग आगे चुनाव आयोग अगर नहीं इसमें आगे बढ़ेगा तो कोर्ट को आना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को देखिएगा, डायरेक्शन देना करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा कि इनको रोको, प्रतिबंधित करो इनको, जो कहीं भाषण नहीं दे सकते हैं और कोई कैंडिडेट इस तरह क्योंकि अगर कोई नेता ये कहता है कि मैं कानून के दायरे से बाहर जाकर आरक्षण को सपोर्ट करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ना जाने कितने लोगों को भ्रमित कर रहा है कि मैं ऐसा राजनेता हूं कि यदि कुछ भी करूंगा तो मेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। यानी कि वो जनता जो उन्हें फॉलो करती है वो भी यही सोचेगी कि हमारे राजनेता का कुछ नहीं हो रहा, हम भी उसके सपोर्ट में और ये वास्तविक हमारा भी जंगल कुछ आ नहीं गई। होगा और ये विद्रोह जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ये गीतांजलि शब्दों का जंगल आ जाइए, शब्दों का जंगल आ जाइए। दोनों गुट जो है, गठबंधन और दोनों गठबंधन जो है, ये अपने अपने समर्थक वोटों को पोलराइज करने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग यानी कि कर रहे हैं। जानबूझकर कर रहे हैं। बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं, बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। तो आप जनता के बीच में क्या साबित करना चाहते शर्मा जी, हैं? ये आप तो राजनीतिक विद्रोह- गिरावट है, गिरावट है, बिल्कुल आप चोर कह रहे हो, दूसरा दरिंदा कह रहा है, ये दरिंदा कह कौन रहा है। से कोई आदमखोर कह रहा है, कोई कोई कुछ आदमखोर कह रहा है, इस तरह की क्या बात इस तरह का कभी जगन्नाथ मिश्रा भी चुनाव लड़े थे, केदार पांडे भी थे, अब्दुल गफूर भी थे, क्या उस जमाने में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं संघ का समर्थक नहीं रहा कभी, लेकिन आरक्षण पर जो बयान सरसंघचालक का था, वो बयान उसमें कहीं से ये बात गलत नहीं परिलक्षित नहीं हो रहा था बिल्कुल कि सही हम बयान आरक्षण था। खत्म, वो समीक्षा की बात कर रहे थे कि दलितों को जो 23%, 24%, जो आरक्षण है, उस आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान, जैसे पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान है, ये इनकम टैक्स वो 5 लाख या 6 लाख कुछ ऐसे लिमिट, अभी 6 लाख का लिमिट है, 6 लाख के ऊपर अगर आ गए तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ताकि उसमें से जो वंचित ज्यादा लोग नीचे छूटे जा रहे हैं वो लोग भी मुख्य धारा में आ सके। कुछ इस तरह का मुझे लगा, जो मैंने बयान पढ़ा है। नहीं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से बहस इस पे चल रहा है। चलैया सुप्रीम कोर्ट के चीफ और जस्टिस कहीं ना कहीं ये करने की जरूरत भी है, नहीं तो ये आरक्षण की आग जो है वो दिन प्रतिदिन और आप कहेंगे, अब आप अगर ये कहेंगे तो आपके पीछे भी लोग हाईलाइट करा। चलिए जाटव जी, आप ही से पूछ लेते हैं, ये कैसी भाषा शैली है? अमित शाह ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या इस तरह के शब्द शोभा देते हैं? क्या आप लोगों, बिहार की जनता का माइंडसेट क्या होगा आखिर इस तरह की बात? मुझे आप बताएं, चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो क्या उसको तो देवता यानी कि कहा वो भी जाएगा? आपको जो कह रहे हैं वो सही कह रहे दरिंदा हैं, कह रहे तो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो भी सही भाई कह जो रहे हैं। चोर है, जो हमें तो चारा सुनना चोर है, अच्छा जिसको नहीं सजा हो रखी अमित है, शाह के टाइम उसको तो में यही भी कहा ऐसा जाएगा। हुआ इतना इसमें बड़ा। बताओ क्या गलत कहा है उन्होंने? तो यानी कि जो गोधरा कांड लालू अमित शाह प्रसाद के यादव जमाने ने में कहा वो हुआ भी है, गलत तो नहीं वो कहा। गलत कहा है दरिंदा उन्होंने, कह दिया तो क्योंकि कैसे? वो बिल्कुल, आप क्योंकि जो उसको कहिए तो वो सजा सही हो है, रखी वो है। जो कह रहे हैं वो अरे गलत है। अरे गीतांजलि जी, उनको सजा हो रखी क्या है। आप एक ऐसा उदाहरण जो, और सेट आपको नहीं मालूम है कर सकते हैं कि 950 अगर करोड़ आपको रुपए कहा का जाए तो घोटाला आप करने उसका के जवाब- लिए सजा हुई है, उसको हम माथे पे नहीं बैठा सकते। जो आज भी सजा याफ्ता है, केस तो अमित शाह पर भी चला था, सर। उसको हम केस तो अमित शाह पर भी चला था। उसको हम जो है, जेल में जो रहता है। चोर है उसको चोर ही कहना होगा। और आज भी वो आज भी वो सजा याफ्ता है, और आज भी वो जेल से यहाँ पर पैरोल पे ही निकल करके आए हुए हैं। अभी वो नहीं है, क्या नाम है, वो सजा याफ्ता है, आप पैरोल पर नहीं है, बेल पर है। हाँ, सुधार बेल पर है। वो तो सुधार वो आप उसको तो लेकिन कोई जो कहा जेल से जाएगा, निकल के उसको आता है, सजा हो वो रखी नहीं है, करता, ये सजा मैंने हो यही रखी कहा है। था, आप ही चोर को चोर ही कहा जाएगा, हाँ, आदरणीय देवता नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने जाएगा। कहा था कि जेल से लोग बुरी बातें सीख के आते हैं, तो शायद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 1.5 साल जेल में रहे थे, वहां से ही यही बुरी बात बातें है सीख। उन्हें सजा, देखिए कहीं सजा नहीं हुई अरे है। भैया, वो सजा भी उसी कैंपस में रहता है और विचाराधीन भी उसी कैंपस में हाँ, तो रहता है। विचाराधीन आंदोलन करके हम लोग भी जेल गए हैं, सजा हुई तो हम है, लोग भी इनको उसी सजा, कैंपस में रहते थे। हाँ, इनको सजा हुई है, साहब सजा है जी।
नहीं, सजा की अगर आप बात कर रहे हैं जाटव जी, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जेल यात्रा तो अमित शाह भी कर चुके हैं। देखिए गीतांजलि जी, एक ही राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड घूस लेता पकड़ा गया है, वो भाजपा थी। अब इसके बाद भाजपा को और किसी प्रमाण की आवश्यकता, कोई और तथ्य देने की आवश्यकता इस देश के जनता को नहीं है कि भाजपा के लोग ईमानदार और दूध के धुले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाटव जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अपराधी है, जिसने अपराध किया, वो अपराधी कहलाया जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल में हो। यानी कि इस तरह की शब्दावली जो है, आपको लगता है कि अच्छा एक आपकी पार्टी की जो छवि है उसको बहुत बेहतर कर पाएगी? जहां आप चुनाव लड़ने के लिए कहने में मेरी पार्टी की छवि खराब नहीं चुनाव लड़ने के लिए आप अपना मैनिफेस्टो फिर तो सारे जेल सुधार गृह जो बनाए गए हैं सबको हटा देना चाहिए। क्या उनको भगवान कहना शुरू कर दें? पुष्प रंजन जी, मुझे ये बताएं, जो जेल जो अपराधी है उसको सुधारने के लिए जेल भेजा गया है, उसको भगवान नहीं बोला जाएगा। जब वो पूरी जेल करके आएगा उसके बाद में कहेंगे हाँ भाई ठीक है। चलिए, बहरहाल वक्त मेरे पास कम है बहुत ज्यादा, और कुछ ही मिनटों में मैं चाहती हूं कि आप सभी की संक्षिप्त प्रतिक्रिया मैं ले लूं। पुष्परंजन जी, आपसे शुरू कर रही हूं इस पूरे मामले पर, इस घोषणा पत्र पर भी, बिहार में हो रही राजनीति पर भी, इस शब्दावली पर। नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं। ग्राउंड रियलिटी से हटके जो भी राजनीतिक दल आएंगे, जनता समझ रही है चीजों को, तौल रही है। और ठीक कहा शर्मा जी ने कि नोटा का ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि ईमानदारी से दोनों ही खेमे के लोग नहीं अपने घोषणा पत्र को लेके आ रहे हैं, और उसका पालन भी हो, उस पर शक है। क्योंकि अभी काले धन का अभी जो घोषणा हुई है कि इतने लोगों ने उससे उगाई, इतना पैसा डिक्लेयर हुआ है, क्या उससे 15 लाख रुपए हर व्यक्ति भारतीय के खाते में चला जाएगा? असंभव बात है। इसीलिए घोषणाएं सोच समझ के की जाए, उसका पालन ताकि हो, बाद में उसको सियासी जुमला न कहना पड़े, शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हो। एक बात। और दूसरा चैप्टर है कि संतुलन होना चाहिए बोलने पर। आप अभी शुरुआत हुई है, अभी बहुत मोदी जी की बहुत सारी सभाएं हैं। अगर ये शुरुआत इस तरह से हो तो आगे चल के क्या होगा, किस गंदगी पर हम लोग जाएंगे। और सुनने वालों को बुरा लग रहा है। 18 लाख यूथ जो नया वोटर है आपका बिहार में, वो क्या सीखेगा इन सब चीजों से? जो नए नेता हैं वो क्या सीखेंगे? वो तो बेचारा स्कूटर की दुकान देखता देखता 5 साल में थक जाएगा। लेकिन मेरा एक ही सुझाव है कि इलेक्शन कमीशन के अंडर ही मैनिफेस्टो का भी एक आकलन होना चाहिए कि ये वायदे कैसे आप पूरा करेंगे। आप लिख रहे हैं बिना मतलब कुल मिलाकर इसकी पहले समीक्षा होनी चाहिए और उसके बाद ही इसको परमिशन होनी चाहिए रिलीज करने। चलिए शर्मा जी। देखिए, बिहार में ये चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं सारे राजनीतिक दल, ये लगभग झूठ का पुलिंदा है। जनता को इससे कुछ नहीं मिलना है। अब हम लोगों को गंदे लोगों में से कम गंदा चुनना है, और इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जबकि आप भी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। और नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ने जा। चलिए, मतलब आपकी पार्टी जिस पार्टी से भले आप इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा आपने 4 दिन पहले 4 दिनों में मैं वो घोषणा भी कर दूंगा। जाटव जी, देखिए, जो आज घोषणा पत्र हमारा लागू हुआ है, ये हम बिहार में विकास की बात करेंगे और इस घोषणा पत्र को पूरी तरीके से लागू करें और बिहार विकसित हो, विकास की बातें ज्यादा होती हो। देखो, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, तो ये जो सड़कों की बातें हुई और जैसे गंगा बेसिन की बातें हुई, ये सब केंद्र की योजनाएं हैं। बाकी की योजनाएं जो है वो आने वाले समय में सब लागू होंगी। वो सब लागू होंगी। सारी आज 14 किलोमीटर पर डे जो है सड़क बन रही है, जो 1.5 किलोमीटर पर डे रह गई थी। तो आज हम विकास कर रहे हैं। आज क्या नाम है, हम 14 किलोमीटर पर डे सड़क बना रहे हैं। सड़क पे तो आज हम लोग जो है सड़क बना रहे हैं। सब पहले भी सड़क पहुंचाई है, आगे भी हम आने वाले टाइम में जो है सड़क घर घर तक पहुंचाएंगे, गांव गांव तक पहुंचाएंगे। चलिए, ये उम्मीद विकास होगा और विकसित होगा। उम्मीद करते हैं कि कोई भी पार्टी सत्ता में काबिज। गीतांजलि जी, सड़क पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। एक सड़क है जो वाराणसी से जबलपुर होती हुई बैंगलोर तक जाती है, 180 किलोमीटर यूपी में, और बाकी मैक्सिमम वो रोड भाजपा शासित राज्यों को क्रॉस करती हुई बैंगलोर तक पहुंचती है। उस सड़क पे 100 किलोमीटर का सफर पूरा करने में पूरा दिन लगता है।
हाईवे है, नेशनल चलिए, हाईवे ये है। सड़कों की हालत है। बहरहाल मध्य प्रदेश में। मैं अभी शुक्रिया। आया हूँ उस सड़क जी, पर। मध्य प्रदेश क्या बात कर रहे हैं आप हर जगह देखिए, बिल्कुल। सड़कों की हालत लगभग एक सी है और बिजली बहुत- पानी की बहुत- हालत भी लगभग एक सी है। बहुत भरोसे से श्री नरेंद्र मोदी को वोट दी थी इस देश की जनता, और जैसे इस देश की जनता वोट देके उनको सिर्फ बिठाई है, 1.5 वैसे ही बाहर किलोमीटर कर सड़क देंगे। बनना रह गया था, चलिए। और लास्ट में तो बिल्कुल सड़क बनना खत्म चलिए, हो गया बहुत बहुत था। शुक्रिया आने आप वाले सभी का टाइम इस में चर्चा सड़कों में का शामिल निर्माण होने बहुत के लिए। बढ़िया हम भी रहेगा। उम्मीद करें जाटव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद बिहार की जनता, कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता पर काबिज होगा तो बिहार की जनता विकास के लिए कम से कम तरसेगी नहीं, लेकिन विकास होगा या नहीं ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल।